हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमार एंड यू आर वाचिंग लीगल बाइट्स। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 12 के बारे में जानेंगे। सेक्शन 12 किन किन चीज़ों को रेलिवेंट करता है और साथ में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो प्री एंड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमने कहते हैं सेक्शन देखे हैं पिछले 6 से 11, वो जनरल रेलेवेंसी के बारे में बात कर रहे थे। पर जो सेक्शन नए वाले सेक्शन है, जो सेक्शन 12 से लेकर 55 तक देखेंगे हम, ये स्पेसिफिक रेलेवेंसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम सेक्शन 12 देखें तो सेक्शन 12 क्या बोलता है? सेक्शन 12 बोलता है इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड्स। तो पहले वर्ड क्या लिखा है? इन सूट्स। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 12 है, वो अप्लाई करेगा सिविल लॉज के ऊपर, सिविल लॉ के ऊपर अप्लाई करेगा। तो उसमें सिविल में कौन से आएंगे? कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, टोर्ट्स आ जाएगा, तो उस पर अप्लाई करेगा। और किस केसेस में? जहाँ पे डैमेजेस आर क्लेम्ड। तो अगर हम देखें जो सिविल सूट्स होते हैं ना, उसमें ना कॉमन रिलीफ होता है डैमेजेस और कंपनसेशन, जहाँ पे लॉस सफर्ड किया है किसी पार्टी ने। तो ये किस पे अप्लाई करेगा? जहाँ पे डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं जिस सिविल सूट में, वहाँ पे सेक्शन 12 अप्लाई करेगा सिविल सूट पे। अब क्या क्या चीज़ इसमें रेलेवेंट होगी? एनी फैक्ट। तो इसमें हर कोई फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा। कौन सा? जो विल अनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेज विच और टू बी अवॉर्डेड इज रेलेवेंट। जो कहते हैं कोर्ट को, हर फैक्ट जो कोर्ट को बताएगा कि डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि इतना डैमेज बन रहा है, तो वो चीज़ क्या होगी? रेलेवेंट हो जाएगी इसमें। अगर हम देखें ये जो सेक्शन है, जो सेक्शन 12, ये ना इसमें एनी फैक्ट वर्ड यूज़ करके है ना, इसको थोड़ा सा वाइडर इसको लुक दे दी गई है। जो पुराने वाले सेक्शन थे उसमें मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, ये सारी चीज़ें रेलिवेंट कर की थी अलग अलग जैसे बता के, पर यहाँ पे तो ना एनी फैक्ट कर दिया। तो ऐसा क्यों किया गया इसमें? तो इसलिए करा गया क्योंकि यहाँ पे ना जुडिशरी के ना कॉमन सेंस की बात आ जाएगी कि जुडिशरी देखेगी भी कौन सा इस केस में रेलिवेंट होगा। क्योंकि जब भी क्या होता है, कोई भी केस आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्ट देखती है जुडिशरी, करेक्ट, बहुत सारे फैक्ट्स देखती है क्या करने के लिए? डैमेजेस बताने के लिए। तो ये भी देखेगी, ये भी देखेगी, ये भी देखेगी, वो भी देखेगी। तो यहाँ पे कोर्ट का ना जुडिशियल माइंड होगा, जुडिशियल प्रूडेंस से देखेगी ये वाली चीज़ इस डैमेजेस को डिटरमाइन करने की हेल्प करेगी, तो ये रेलेवेंट हो गया। ये नहीं करेगा तो इसको हटा दो, ये रेलेवेंट होगा तो इसको ले आओ। तो ये सारी चीज़ें क्यों है? अब इसका एक और रीज़न है कि क्या होता है कि इस पर ना डिपेंड करता है सब्सटेंटिव लॉ पे काफ़ी चीज़ें, कि कौन सी बात रेलेवेंट होगी। अब जैसे जो टोर्ट्स में कुछ और चीज़ रेलेवेंट होगी, और कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ और चीज़ रेलेवेंट होगी, तो डेफामेशन के लिए कुछ और चीज़ रेलेवेंट होगी, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई और चीज़ रेलेवेंट होगी। तो इसलिए क्या होगा कि हर सब्सटेंटिव लॉ की अपनी प्रिंसिपल है। तो पर यहाँ पे हमने क्या करा कि सारे सिविल केस कवर करें। तो इसलिए क्या करा कि हर की अगर स्पेसिफिकली देंगे तो ये काफ़ी बड़ा सेक्शन बन जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या कर लिया, जनरली बता दिया और एनी फैक्ट कर दिया कि सारे के सारे फैक्ट उनमें से कोई भी रेलिवेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगेगी, अच्छा जुडिशियल प्रूडेंस लगेगी। तो ये हो गया। उसके बाद है, अगर हम देखें तो ये बता रहा है कि टोर्ट्स पे और कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। तो टोर्ट्स के अंदर कौन सी चीज़ें रेलेवेंट हो सकती है? मोटिव क्या था पार्टी का, मैलाइस क्या थी, अच्छा इंटेंशन क्या थी रॉन्ग डूअर की, और रिचीज़ क्या है जो कहते हैं डिफेंडेंट की, तो उस फॉर्चून क्या है, वो कितना उसको कहते हैं कंपनसेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें रेलेवेंट होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ए ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का किस चीज़ का? मैरिज का, कि वो बी से मैरिज नहीं करेगा। तो यहाँ जो फैमिली को, बी की फैमिली को या बी को कहते हैं मेंटल सफरेंस हुआ या सोशल सफरेंस हुआ, कि लोगों ने बोला भी इसको तो छोड़ के चले गए, ठीक, तो उसका कहते हैं स्टेटस थोड़ा डिग्रेड हुआ कि और रिश्ते उसके शायद ना आए। तो उसके बाद डिफेंडेंट की जो फॉर्चून है, अभी कितना उसके पास पैसा है, वो कितना कंपनसेट कर सकता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रेलिवेंट होगी। अगर एक यही केस देखें हम, ए ने क्या कर दिया, बी के को स्यू कर दिया किस चीज़ के लिए? उसने टोट करा किस चीज़ का? असोल्ट का। तो यहाँ बी क्या कहेगा? बी कहेगा सर इसने मेरे को प्रवोक किया, ए ने प्रवोक किया तभी मैंने असोल्ट किया। तो ये वाली जो बात है ना, ये भी रेलेवेंट हो जाएगी इसमें, क्योंकि ये डिटरमाइन करवा रहा है किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है, कि डैमेजेस के लिए। यहाँ पे डैमेजेस रिड्यूस करवाने के लिए हेल्प कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी। अब जैसे अडल्ट्री के लिए हो गया, तो यहाँ पे कहते हैं अगर वो जो अडल्टरर है वो प्रूव कर दे, कहते हैं जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से नहीं रह रहा था, अच्छे से उसको ट्रीट नहीं कर रहा था, तो इसलिए कहते हैं अडल्ट्री के लिए हम गए। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि वो रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेगी। या फिर कहते हैं डेफामेशन के लिए, तो उसका मेंटल सफरेंस क्या हुई, उसका सोशल स्टेटस क्या था, उसकी इंजरी क्या हुई, इसको कहते हैं माइंड में इंजरी क्या हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रेलेवेंट हो जाएगी डैमेजेस को बताने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन था, गली से जा रहा था, तो ऊपर जो उसके ऊपर लाइव वायर गिर गई, लाइव वायर गिरते उसको शॉक लगा। उसको शॉक लगने से
वो एक्सपायर हो गया, तो उसकी फैमिली वालों ने जो बिजली बोर्ड है उस पर केस कर दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के उस केस के अंदर क्या होगा, क्या क्या चीज़ रेलिवेंट होगी, जो एक ही इनकम थी टिल रिटायरमेंट तक उसकी इनकम क्या रहेगी, उसके इंक्रीमेंट क्या था, उसका फिक्स्ड इंक्रीमेंट क्या क्या होता। अच्छा, जो उसकी वजह से मेंटल इंजरी हुई जो उसकी फैमिली को, जो उनकी फीलिंग हर्ट हुई, दुख हुआ उनको, वो चीज़ रेलिवेंट होगी। बाई चांस किसी को शौक लग गया उसकी फैमिली में, तो जैसे उसकी बहन थी, उसकी बहन को शौक लग गया, तो उसकी बहन का जो कहते हैं ट्रीटमेंट होगा, तो वो सारी चीज़ें रेलिवेंट होगी इसके अंदर। या फिर कहते हैं जो उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस थे वो सारी चीज़ें रेलिवेंट होगी। और इसमें और चीज़ क्या हो सकती है, ये तो होगी डैमेज को बढ़ाने के लिए। अब इसको कम करने के लिए क्या हो सकता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। सर वायर तो गिरी और फिर ये जाके क्या करा, ए ने उसको खुद छुआ जानबूझ के, तो ये खुद पंगे ले रहा था, तो ये चीज़ क्या होगी, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है एन इफेक्ट। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाले केस हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ रेलेवेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट वाले में क्या हो गया कि मोड एंड मैनर ऑफ ब्रीच, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी उसमें रेलेवेंट हो जाएगी। पर क्या क्या चीज़ रेलेवेंट नहीं होगी, डिफेंडेंट कितना रिच है, कितना पे कर सकता है, या फिर कहते हैं सफरिंग क्या हुई है मेनली। तो मेनली जैसे सफरिंग क्या हुई है उसके दिमाग में, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से। पर आजकल थोड़ा सा एक दो बार सफरिंग वाला भी कंसेप्ट लेके आए हैं, जैसे डाइसन वर्सेस सैमसन 1971 का केस था। इसमें बोला था कोर्ट ने, बोलते कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में मेंटल जो सफरिंग है ना प्लेंटिफ की, वो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले केसेस में आप रेलेवेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल शादी वाला केस था, शादी के अंदर क्या हुआ कि फोटोग्राफर आया नहीं शादी वाले दिन, तो उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने इतना पैसा लगाया, उसकी कोई मेमोरीज नहीं रही उसकी शादी की, तो पर्सन की, तो उसको जो प्लेंटिफ को जो मेंटल सफरिंग हुई है ना इसकी वजह से, तो वो भी यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी। अब बात आती है कि ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे होगा, इसका कौन प्रूव करेगा डैमेजेस के लिए। तो हमेशा सर प्लेंटिफ पे होगा, अगर उसने बढ़ाना है तो। घटाने के लिए तो डिफेंडेंट के ऊपर होगा, वो हमेशा कम करवाने के लिए कहेगा सर ये चीज़ थी ये चीज़ थी, तो उस पे होगा। अब बात आ जाती है क्या करेक्टर रेलेवेंट है इस चीज़ के लिए, अभी डैमेजेस डिटरमाइन करने के लिए। तो इसके लिए सेक्शन 52 एंड 55 हम पढ़ेंगे। तो वैसे तो करेक्टर रेलेवेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो मैरिज वाला जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो उसके अंदर क्या है कि वो पर्सन कह सकता है सर बी का करेक्टर अच्छा नहीं था इसलिए मैंने उसको साथ शादी नहीं करी, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था या कुछ और सारी चीज़ें, तो वो रेलेवेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इसके लिए क्या हुआ, सेक्शन 52 बताएगा हमें जनरली। सेक्शन 52 क्या बोलता है कि जनरल सेक्शन है ये, बोलता है सिविल केसेस के अंदर है ना करेक्टर कभी रेलेवेंट होता ही नहीं, चाहे प्लेंटिव हो चाहे डिफेंडेंट हो। जब सिविल केस में करेक्टर रेलेवेंट होगा ही नहीं, तो डैमेजेस वाले केसेस भी सिविल केसेस है, सेक्शन 12 भी उसमें सिविल केस पे लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि करेक्टर रेलेवेंट होगा ही नहीं किसी भी पार्टी का। बट इसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 55। ये जनरल प्रोविजन था, जो सेक्शन 55 है वो कहते हैं स्पेशल प्रोविजन है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि स्पेशल प्रोविजन ओवरराइड जनरल प्रोविजन। तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन 55 क्या बोलता है, इन सिविल केसेस, तो सिविल केसेस की बात आ गई है, द फैक्ट दैट द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। किसी करेक्टर के पर्सन की वजह से क्या होगा कि अमाउंट ऑफ डैमेजेस पे इफेक्ट आएगा। विच ही ओट टू बी रिसीव, विच ही ओट टू बी रिसीव में क्या है, मतलब प्लेंटिव। रिसीव कौन करेगा डैमेजेस, तो प्लेंटिव ही करेगा ना, उसने तो केस डाला इस चीज़ का, तो ये प्लेंटिव की बात कर रहा है। तो इस रेलेवेंट, तो इस सेक्शन से हमें क्या पता चलता है कि प्लेंटिव का करेक्टर तो रेलेवेंट है पर डिफेंडेंट का नहीं। तो ये क्या है कि जो स्पेशल प्रोविजन थी वो क्या थी, सेक्शन 52, और उसकी एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 55। तो सेक्शन 55 क्या बोलता है, ये बोलता है कि प्लेंटिव का करेक्टर रेलेवेंट है पर डिफेंडेंट का रेलेवेंट नहीं है। किस चीज़ के लिए, अमाउंट ऑफ डैमेज डिटरमाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।